आज हम सीखेंगे हेलो एल्केन बनाने की विधियों में दूसरी विधि एल्कीनों से हेलो एल्केन। तो एल्कीन आप जानते हैं, एल्कीन जो कार्बनिक पदार्थ ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाए, द्विबंध पाया जाए। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम एल्कीन कहते हैं। कम से कम एक द्विबंध पाया जाता है एल्कीनों में। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन से हम कैसे हेलो एल्कीन बनाएंगे ये हम अभी सीखने वाले हैं। तो ये एल्कीन कितने प्रकार के होते हैं पहले इसको हम देख लेते हैं। तो एल्कीन जो है मुख्यतः दो प्रकार के हैं। एक है सम्मित एल्कीन और दूसरा होता है असम्मित एल्कीन। तो सम्मित एल्कीन हम उन एल्कीनों को कहते हैं जिनमें द्विबंध के दोनों तरफ कार्बन परमाणुओं की संख्या समान होती है। आप इसे पहचान कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखें द्विबंध के लेफ़्ट साइड में एक कार्बन है और राइट साइड में भी एक ही कार्बन है। जब हम इसके दूसरा अगर हम उदाहरण देखें तो इस पर भी लेफ़्ट साइड में यदि हम देखें तो दो कार्बन है और राइट साइड में भी दो कार्बन है। तो हम ये जान सकते हैं कि ये जो है ये सम्मित एल्कीन है। जबकि असम्मित एल्कीन के अगर उदाहरण में हम देखते हैं तो इसके लेफ़्ट साइड में तो दो कार्बन मिलते हैं, लेकिन जब हम राइट साइड में देखते हैं तो केवल एक ही कार्बन है। अब इनका नाम क्या क्या, तो ये आप जानते हैं दो कार्बन का एल्कीन यानी कि एथीन। ये तीन कार्बन का एल्कीन, ये तीन एक दो तीन चार चार कार्बन है ना, तो ये आ जाएगा ब्यूटीन, है ना, ये आ जाएगा ब्यूटीन। ये है एथीन और इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है तीन कार्बन का एल्कीन यानी कि प्रोपीन। तो ये कुछ एल्कीन है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एल्कीनों से हम हाइड्रोकार्बन बनाने के पीछे कंसेप्ट क्या है। तो इसके पीछे कंसेप्ट है कि हम एल्कीनों में हैलोजन अम्ल की के साथ यदि हम अभिक्रिया करा दें तो योगात्मक अभिक्रिया होती है और उसके फलस्वरूप हमें मिल जाता है हेलो एल्केन। अब ये हैलोजन अम्ल की बात हम करते हैं तो आप जानते हैं हैलोजन अम्ल जो है वो कहलाते हैं HCl, HBr और HI। HF भी होता है लेकिन HF जो है यहाँ पर काम नहीं करता है, ये अभिक्रिया नहीं देता है। वो HCl, HBr और HI ये तीनों देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल और हाइड्रोआयोडिक अम्ल, तो ये तीनों देते हैं। इसमें अगर आप देखते हैं कि कौन जल्दी रिएक्शन देता है तो उस पर सबसे ज़्यादा जो जल्दी रिएक्शन देता है वो होता है HI। HI बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। उसके बाद HBr, HI के बाद HBr होता है जो कि रिएक्ट करता है, और सबसे कम जो क्रियाशील होता है इन तीनों में वो होता है HCl, बहुत धीरे रिएक्ट करता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि सम्मित एल्कीन पर हैलोजन अम्लों का योग किस प्रकार से होगा, तो सम्मित एल्कीन में आप देख रहे हैं ये CH2 द्विबंध CH2 यानी कि ये है एथीन, और HBr का हम यहाँ पर रिएक्शन अगर कराते हैं तो ये HBr जो है वो H+ और Br- ऐसे में ये टूट जाता है। और द्विबंध जो है वो भी, अगर ये दोनों द्विबंध अगर इस तरफ आ जाए तो ये कुछ हो जाता है निगेटिव और ये हो जाता है पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव वाले हैं वो H यहाँ जुड़ जाएगा और जो Br है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये देखिए CH2 एक और H आ गया तो बन गया CH3, फिर CH2 और Br। तो इस प्रकार से ये बन जाता है ब्रोमो एथेन। ठीक है, तो सम्मित एल्कीन पर जो हैलोजन अम्लों का योग होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। अब अगर असम्मित एल्कीन पर हैलोजन अम्लों का योग हम देखते हैं तो यहाँ पर ये दो प्रकार से नियम है जिसके तहत
ये हैलोजन अम्लों का योग होता है। पहला नियम है मार्कोनिकॉफ नियम और दूसरा है परऑक्साइड प्रभाव। तो मार्कोनिकॉफ नियम और परऑक्साइड प्रभाव दोनों के दोनों इम्पॉर्टेंट है। ये असमित पर हैलोजन अम्लों का योग यही इम्पॉर्टेंट है। तो इसके अंदर ये दोनों नियम आते हैं, क्योंकि जब हैलोजन अम्लों का योग जब होता है, जब असमित एल्किन रहेगा, तो इस पर मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार क्या होता है, तो देखिए, तो जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग असमित द्विबंध के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस कार्बन पर न्यूनतम हाइड्रोजन जुड़ा होता है। ठीक है, जब यहाँ पे अगर आप देखें, ये एक असमित हाइड्रोकार्बन है, 3 कार्बन है, जिसमें इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन और इस पर है 2 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है ये अलग अलग संख्या है कार्बन के साथ जुड़ने की। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जुड़ने वाले अणु, तो कौन जुड़ेगा, तो हैलोजन अम्ल ये आकर के जुड़ेगा, ये हैलोजन अम्ल ये आकर के जुड़ेगा। इसके 2 भाग होंगे, आप जानते हैं H+ और Br-। तो इस अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जाकर के जुड़ता है जिस कार्बन पर न्यूनतम हाइड्रोजन जुड़ा होता है। न्यूनतम यानी कम से कम। तो बताइए, यहाँ पे 3 कार्बन हैं और यहाँ पे द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ रहा है। तो द्विबंध में ये 2 कार्बन हैं, द्विबंध के दोनों। तो इसमें किस कार्बन पर न्यूनतम हाइड्रोजन है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन, जबकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। तो ये जो ऋणात्मक भाग है ये उस कार्बन से जुड़ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो Br है वो आकर के इस दूसरे नंबर के कार्बन से यहाँ पर जुड़ गया है। इसको हम अगर पहला, दूसरा और तीसरा कर देते हैं तो दूसरे नंबर के कार्बन से आकर के Br जुड़ गया है, और बाकी जो बचा हाइड्रोजन वो फिर द्विबंध के जो बच गया है कार्बन उस पर जाकर के जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर CH2 2 हाइड्रोजन था, 1 हाइड्रोजन और जुड़ गया, तो यहाँ पर बन गया CH3। अब इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है 2 ब्रोमोप्रोपेन। 2 ब्रोमोप्रोपेन ये बन चुका है। अगर हम इसकी क्रिया विधि को देखें कि आखिर क्यों जो Br है या जो ऋणात्मक भाग है वो उसी कार्बन से जुड़ता है, तो इसकी क्रिया विधि, तो यहाँ पर इसको हम HBr, H+ और Br- में तो ये टूट गया। अब यहाँ पे जो H+ है इसका मुख्य रोल है, क्योंकि जो H+ है ये इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखिए, धनात्मक आयन है ना H+, तो इसको तो न्यूट्रल होने के लिए, उदासीन होने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन मिले, है ना। अब देखिए, साथ ही साथ ये जो हमने जो लिया था कार्बनिक यौगिक यानी जो एथीन लिया था, इस पर क्या होता है, तो देखिए हमने एथीन लिया CH3 एकल बंध CH और द्विबंध है CH2। तो होता क्या है कि ये जो देखिए ये 2 बंध है ना, तो एक तो सिग्मा बंध होता है, दूसरा पाई बंध होता है। और आप 11वीं में सीखे हैं कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये ऐसा इस कार्बन पर यदि आ जाता है, सहसंयोजी बंध पर इलेक्ट्रॉनों का संचरण, ये हमने सीखा है 11वीं में। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन पे आकर के आ जाता है, तो ये हो जाता है निगेटिव और ये हो जाता है पॉजिटिव। तो इस केस में जो हाइड्रोजन है जो कि धन आयन है वो वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये H+ चले जाता है इस कार्बन के साथ जुड़ने में,
है ना, और बाकी बचा जो Br जो कि माइनस है, तो वो आ जाता है इसके पास जुड़ने के लिए, वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो कार्ब धनायन है ना, ये दो प्रकार से बनता है। ये विधि तो है ही है, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो द्विबंध के लेफ्ट जो राइट साइड में इलेक्ट्रॉन गया, ऐसा भी तो हो सकता था कि लेफ्ट साइड में चले जाए। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में भी जा सकता था। ठीक है, तो राइट, अगर इसको हम इस प्रकार से यदि देखते हैं कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये इस पर दे दिया जाए, तो ये हो जाएगा निगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये हो गया निगेटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो था पहला इलेक्ट्रॉन वो बीच वाले कार्बन के पास चले गया, और ये हो गया पॉजिटिव। तो अब ये जो कार्ब धनायन है वो पहले नंबर के कार्बन से ही आ गया ना, तो ये प्राथमिक कार्ब धनायन बन गया, और ये जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा अस्थायी होता है। ठीक है, इस कारण से यहाँ पर ये बनता नहीं है, ये बहुत ज़्यादा अस्थायी होता है 1 डिग्री का, जबकि जो 2 डिग्री जो कि पहले बना था वो स्थायी होता है, और इसी कारण से जो मुख्य उत्पाद है वो यही बनता है। तो इलेक्ट्रॉन का संचरण हो गया इसके पास, ये हो गया निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, H+ जो है इसके साथ जुड़ गया, तो CH2 था तो अब CH3 बन गया, और जो बाकी जो Br है जो कि धन था, तो यहाँ पर आकर के Br जो है यहाँ पर जुड़ गया, तो ये जो है मुख्य उत्पाद यहाँ पर बन जाता है। अब लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो मार्कोनिकॉफ का योग है ये सब पालन करते हैं, आपके HCl भी पालन करता है, HI रहेगा वो भी पालन करेगा। जैसे कि अगर यहाँ पर हम एथीन की क्रिया CH3 और CH और द्विबंध CH2 अगर कर दें, और यहाँ पर अगर HCl का योग करा दें, ठीक है, तो फिर से वही इसका H तो प्लस में है और Cl माइनस में है, तो ऋणात्मक भाग वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो ये बन जाएगा CH3 CH Cl और फिर से यहाँ पे CH3। ठीक है, तो ये बन जाएगा। ऐसे ही अगर आयोडीन है तो आयोडो वाला बन जाएगा। तो ये जो मार्कोनिकॉफ का योग का जो नियम है वो पालन करते हैं, HCl, HBr और HI तीनों पालन करते हैं। लेकिन जो HBr है ये कुछ परिस्थिति में अलग भी व्यवहार करता है, और वो परिस्थिति है कि परऑक्साइड जो है, अगर परऑक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन हैलाइड या हाइड्रोजन हैलाइड जो है यहाँ पर ये HBr ही बस ये करता, बाकी HCl और HI जो है ये इसका पालन नहीं करते हैं परऑक्साइड प्रभाव का, बस केवल HBr ही बस शो करता है। तो परऑक्साइड की उपस्थिति में HBr का योग मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होता है ना, उसके विपरीत हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि हाइड्रोजन हैलाइड यानी HBr का ऋणात्मक भाग असमित द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है, जबकि मार्कोनिकॉफ नियम में क्या होता था, ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता था जहाँ पर जो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है वो न्यूनतम होती थी, यानी कम से कम होती थी। लेकिन परऑक्साइड की उपस्थिति में क्या होता है, ऋणात्मक भाग उस कार्बन के साथ जाकर जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है, और इसे ही हम कहते हैं परऑक्साइड प्रभाव। क्या कहते हैं, परऑक्साइड प्रभाव। इसे हम खराश प्रभाव भी कहते हैं, और इसके प्रभाव से प्राथमिक हैलाइड बनता है। तो परऑक्साइड प्रभाव, खराश प्रभाव, एक नाम और मैं आपको बताता हूँ, इसे हम कहते हैं प्रति मार्कोनिकॉफ नियम। ठीक है, प्रति मार्कोनिकॉफ नियम ये भी हम कहते हैं, प्रति मार्कोनिकॉफ प्रभाव ये भी हम कहते हैं। तो अब इससे क्या होता है, तो उदाहरण देखिए,
तो ये देखिए, ये है प्रोपीन। प्रोपीन का अभिक्रिया करा रहे हैं HBr के साथ ही। ये हमारे पास आ गया है परऑक्साइड। परऑक्साइड की उपस्थिति में हम अभिक्रिया करा रहे हैं। ये H और Br, H प्लस Br माइनस, इसका ऋणात्मक भाग अगर मार्कोनिकॉफ नियम रहता है ना, परऑक्साइड उपस्थित नहीं होता, तो कहाँ जुड़ रहा था? बीच वाले कार्बन में, है ना, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन केवल एक ही है। लेकिन क्योंकि परऑक्साइड की उपस्थिति है, इस कारण से ये जो ऋणात्मक भाग है ये उस कार्बन से जुड़ेगा, द्विबंध के उस कार्बन से जाकर जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज़्यादा है। तो देखिए, इस कार्बन के पास तो एक ही हाइड्रोजन है और द्विबंध के इस और इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। तो कहाँ जा कर के जुड़ेगा? इस वाले कार्बन में। तो जो उत्पाद बनेगा देखिए, Br पहले में बना एक ब्रोमो, और बाकी जो H है वो जो बच गया है कार्बन उसके पास जा कर के जुड़ जाएगा। तो एक ब्रोमो प्रोपेन ये बन गया। यहीं पे बोला था प्राथमिक हेलो एल्केन बनता है। तो उसमें मार्कोनिकॉफ नियम अगर लगाते हैं, इसमें परऑक्साइड नहीं रहता तो 2 ब्रोमो प्रोपेन बनता है। जबकि अगर सेम वही है, अभिकारक भी है, लेकिन परऑक्साइड की उपस्थिति में यदि हम अभिक्रिया कराते हैं HBr का, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन बनता है। और इसका कारण ये है कि परऑक्साइड की उपस्थिति में जो HBr है ये इसका मुक्त मूलक बन जाता है। Br का जो है वो मुक्त मूलक विधि से काम होता है। और इस पर भी क्या होता है, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन, ये जो है ये जुड़ जाता है, दूसरे नंबर के मुक्त मूलक बनता है, और ये जो Br है वो जुड़ जाता है पहले वाले के साथ में, और बाकी जो H है वो जुड़ जाता है दूसरे नंबर के कार्बन के साथ में। तो ठीक है, इस प्रकार से जानकारी तो बस अगर रिवीजन करें तो यही कि एल्कीन पर हेलो एल्केन का जो एल्कीन से हेलो एल्केन बनाते हैं हम हैलोजन अम्ल की योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा। और एल्कीन होते 2 प्रकार के, सममित असममित। सममित पर तो आसानी से ये बन जाता है, हैलोजन योग एक में हाइड्रोजन जोड़ दो और दूसरे में ऋणात्मक भाग जोड़ दो, तो ये आसानी से बन जाता है। लेकिन जो असममित एल्कीन होता है, इस पर 2 नियम के तहत हमको हैलोजन अम्ल को योग कराना होता है। मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार जो हाइड्रोजन है, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार जो अणु है उसके ऋणात्मक भाग उस कार्बन के साथ जाकर के जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन जो होगा वो न्यूनतम होगा। लेकिन परऑक्साइड की उपस्थिति में जो HBr है वो मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत जाकर के काम करता है। तो यहाँ तक हमने आज सीखा, और आज की जो कक्षा है यहीं पर ही समाप्त करते हैं।